नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं ई. फिलिप्स ओपेनहाइम की लिखी जासूसी कहानी 13वां पत्ता। अनुवाद विजय श्रीवास्तव। अपने दोस्तों के छोटे से गुट के साथ सर जैस्पर स्लेन लैवेंडर क्लब के डाइनिंग रूम से बाहर निकले। वे एक बढ़िया डिनर के बाद ब्रिज की एक बाजी खेलने के लिए ब्रिज हॉल में जाने के लिए सीढ़ियों पर कदम रख ही रहे थे कि हॉल में रखे फोन को सुनता हुआ बैरा बोला, श्रीमान जैस्पर, 1 मिनट, ये फोन आपके लिए ही है। स्लेन को रात के इस वक्त आए फोन पर आश्चर्य हुआ। उसने बैरे से पूछा, तुम जानते हो किसने फोन किया है? उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। बैरे ने जवाब दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लॉर्ड मिकिंघम की आवाज़ है। वह कह रहे हैं कि ये ज़रूरी मामला है। जैस्पर स्लेन ने अपने साथियों से माफ़ी मांगी और टेलीफोन का चोगा कान से लगा लिया। उसने कहा, क्या बात है श्रीमान मिकिंघम, कैसे इस वक्त फ़ोन किया? दूसरी तरफ से कुछ नर्वस आवाज़ में लॉर्ड मिकिंघम ने कहा, स्लेन, क्या तुम इस वक्त कुछ खास कर रहे हो? हाँ, मैं ब्रिज खेलने जा रहा था। उधर से आवाज़ आई, हाँ, हम भी यही करने जा रहे थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? नंबर 6A कनिंघम मैंशन, तुम जानते ही हो। स्लेन ने पूछा, मतलब एकदम अभी या बाद में? मेरे कहने का मतलब है एकदम अभी। सबसे पहले जो भी टैक्सी मिले उसे लेकर आ जाओ। कुछ ऐसा घट गया है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या और कैसे हुआ है। मेरा ख्याल है तुम हमारी मदद कर सकते हो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इस वक्त परेशान किया, लॉर्ड मिकिंघम ने कहा। स्लेन ने जवाब दिया, मैं पहुंच रहा हूं, और रिसीवर रख दिया। स्लेन ने अपना हैट और कोट पहना और क्लब के बाहर निकल गया। बाहर से उसने टैक्सी ली, जिसने चंद ही मिनटों में उसे कनिंघम मैंशन पहुंचा दिया। जिस बिल्डिंग में ये फ्लैट था वह आसपास की इमारतों से कुछ छोटा था। इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थीं। प्रथम तल पर विभिन्न कंपनियों के ऑफिस थे। दूसरी मंजिल पर फ्लैट था जिसमें किराएदार था, और पूरी तीसरी मंजिल पर कुंवारे लॉर्ड मिकिंघम की रिहाइश थी। इस मंजिल पर कमरे कुछ कम थे और छत भी थी। इमारत में प्रवेश करते ही स्लेन को एक अजीब सी रहस्यमयता महसूस हुई। स्लेन ने नीचे मिले लोगों से कुछ नहीं पूछा और लिफ्ट से सीधे तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। लॉर्ड मिकिंघम के फ्लैट में प्रवेश करते ही उनके बावर्ची ने स्लेन का कोट और हैट अपने हाथ में ले लिया और स्लेन को लाइब्रेरी में पहुंचा दिया। वहां मौजूद लंबे, दुबले पतले और माथे की ओर से गंजे हो रहे लॉर्ड मिकिंघम उसका स्वागत करने के लिए अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वह एक ताश खेलने वाली टेबल के पास लगी कुर्सी पर बैठे थे। उनके अगल बगल 3 कुर्सियां थीं। 2 पर 2 अन्य सज्जन भी बैठे हुए थे, लेकिन तीसरी कुर्सी खाली थी। जैस्पर स्लेन का अभिवादन करते हुए लॉर्ड मिकिंघम बोले, ये तुमने बहुत अच्छा किया स्लेन, जो तुम यहाँ चले आए। मेरा ख्याल है यहाँ मौजूद इन दोनों व्यक्तियों को तुम जानते हो। स्लेन ने सहमति में सिर हिलाया और उन दोनों व्यक्तियों का अभिवादन किया। उनमें से एक विदेश विभाग के अफसर गोरिंग ब्रेट थे। दूसरे सज्जन सर मार्टिन फिलिप्स थे, जो कि सांसद होने के साथ साथ कई कंपनियों के डायरेक्टर और वित्त विशेषज्ञ थे।
कमरे में प्रवेश करते ही स्लेन को चौथी और खाली कुर्सी अजीब रहस्यमय सी लगी थी। एक तरह से वह खाली कुर्सी अलग से ही खटक रही थी। उसने पूछा, आप लोग क्या खेल रहे थे? गला काटबाजी? मिकिंघम ने जवाब दिया, हमें डर है ये खेल असलियत में कोई न कर गया हो। हम करीब 45 मिनट पहले डिनर के बाद यहाँ ब्रिज खेलने के लिए इकट्ठे हुए थे। हमारा चौथा साथी रॉनी कार्टराइट था। तुम इसे भी जानते हो? स्लेन ने सहमति में सिर हिलाया। मिकिंघम ने कहना जारी रखा, रॉनी ही पत्ते बांट रहा था। जैसे ही पत्ते पूरे बटे तभी मेरा बावर्ची टॉमसन रॉनी के पास आया और उसने उससे कहा कि उसके लिए फ़ोन आया है। तुम जानते ही हो, फ़ोन बगल के कमरे में है। रॉनी फ़ोन सुनने बगल के कमरे में चला गया। उसके पत्ते भी उसके हाथ में ही थे। मिकिंघम ने बताया, कुछ देर तक तो हमने इंतज़ार किया, लेकिन जब 10 मिनट से अधिक हो गया तो हम बगल के कमरे में गए। टेलीफोन के बगल में टेबल पर ही रॉनी कार्टराइट के पत्ते पड़े थे, लेकिन रॉनी का कहीं अता पता नहीं था। कमरे का मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखते ही मैंने टॉमसन को बुलाने के लिए घंटी बजाई। वह भी कुछ नहीं जानता कि रॉनी कार्टराइट कहाँ गया है। हमने फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन हमें उसका कहीं भी कुछ अता पता नहीं चला है। मैं नीचे बिल्डिंग के मुख्य चौकीदार के ऑफिस में भी गया। उसने मुझे बताया कि वह करीब 3 घंटे से अपने ऑफिस में है और वह एकदम निश्चित है कि 3 घंटे से इमारत में न तो कोई आया और न ही इस इमारत से कोई बाहर गया है, लेकिन रॉनी कार्टराइट गायब है। मुस्कुराते हुए स्लेन ने जवाब दिया, चिंता मत करिए, वह बहुत अधिक दूर नहीं गया होगा। इससे तो हमारा काम आसान ही रहेगा। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम इस इलाके से बहुत अच्छी तरह परिचित हो। तुम उसे ढूंढने में सफल रहोगे, मिकिंघम ने स्लेन से कहा। उन्होंने कहना जारी रखा, स्लेन, तुम इस इमारत को भी अच्छी तरह से जानते हो। इस इमारत की भूतल पर दुकानें हैं। वे सभी शाम 7 बजे से ही बंद है। प्रथम तल पर बने ऑफिस भी 7 बजे तक बंद हो चुके थे। बिल्डिंग के चौकीदार ने भी इस बात की ताकीद की है, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है कि वह हर बंद दुकान और ऑफिस को चेक करे कि कहीं कोई गलती से खुली तो नहीं रह गई है। दूसरी मंजिल पर रूस पोलैंड मूल की एक रईस राजकुमारी मेडजेवल रहती हैं। वह हाई सोसाइटी की एक अत्यंत आदरणीय महिला हैं। यहाँ तक कि बकिंघम पैलेस तक से उनके पास फ़ोन आता है। एक वह किराएदार हैं और एक उनके ऊपर की मंजिल पर मैं किराएदार हूँ। स्लेन ने पूछा, क्या कार्टराइट राजकुमारी को जानता है? मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि वह उन्हें नहीं जानता, क्योंकि जब वह यहाँ पिछली बार आया था तो उसने काफ़ी उत्सुकता से पूछा था कि ये महिला कौन है। अब हालत ये है कि इस इमारत की भूतल और पहली मंजिल पर कोई नहीं है। उसके ऊपर की 2 मंजिलों पर 2 फ्लैट खुले हैं और यहाँ तीसरी मंजिल से एक आदमी गायब है। जहाँ तक राजकुमारी का सवाल है, वह एक शांतिपूर्ण जिंदगी बिता रही हैं और शाम को घर से कम ही निकलती हैं। मैं 1 मिनट में काम शुरू करता हूँ, जैस्पर स्लेन ने कहा। मैं सारे घटनाक्रम को फिर से दोहराना चाहता हूँ। स्लेन रॉनी की खाली कुर्सी पर बैठ गया। एक सिगरेट सुलगाकर वह ठीक उसी तरह उठा जैसे टॉमसन के कहने पर रॉनी के उठने का उसके दोस्तों ने बताया था। वह ताश वाले कमरे से निकलकर उस कमरे में पहुंचा जहां रॉनी पहुंचा था। फोन वाले कमरे में पहुंचकर उसने गौर से उस टेबल को देखा जहां फोन रखा था। फोन के बगल में ही ताश के पत्ते रखे थे। लगता था रॉनी ने फोन पर बात करते समय बेध्यानी में पत्ते वहां रख दिए थे। उसने तितरे बिखरे पत्तों को ध्यान से देखा। वे 12 पत्ते थे, जबकि होने
13 पत्ते चाहिए थे। उसने 13वें पत्ते को ढूंढने के लिए टेबल पर, उसके नीचे, यहाँ तक कि कारपेट हटाकर भी देखा, लेकिन 13वां पत्ता उसे कहीं नजर नहीं आया। उसने लटक रहे चोगे को उठाकर हेलो हेलो कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फोन कट चुका था। टॉमसन, क्या यही वह फोन है जिस पर रॉनी ने बात की थी? जी हाँ, उसने कहा। इस फ्लैट में बस एक यही फोन है और इसका एक एक्सटेंशन लॉर्ड मिकिंघम के बेडरूम में है। स्लिन ने टॉमसन से कहा कि वह बेडरूम में जाकर देखे कि एक्सटेंशन वाला फोन काम कर रहा है या नहीं। 1 मिनट ही बाद आकर टॉमसन ने बताया कि फोन डेड है। स्लिन ने कहा, फोन के साथ जानबूझकर गड़बड़ी की गई है। फिर मिकिंघम ने मुझे कहां से फोन किया था? टॉमसन ने जवाब दिया, फोन खराब है इसका पता तो हमें अभी चला है, लेकिन मिकिंघम ने आपको फोन चौकीदार के ऑफिस से किया था जब वह उससे पूछताछ के लिए नीचे गए थे। रॉनी कार्टराइट क्या बात कर रहा था, क्या तुमने सुना था? नहीं श्रीमान जी, मैंने बस उनकी आवाज सुनी थी और वह क्या बात कर रहे थे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्या रॉनी परेशान लग रहा था? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, टॉमसन ने बताया, क्योंकि मैं साफ सफाई में लगा था। मिकिंघम ने मुझसे कहा था कि ड्रिंक्स लाइब्रेरी में ही पहुंचा दिए जाएं। रॉनी का कोट और हैट कहाँ है? वे यही हैं, और यही ताज्जुब की बात है कि इसके बगैर वह बाहर कैसे चले गए, क्योंकि आज एक अंधेरी और ठंडी रात है और बर्फ भी खूब पड़ रही है। स्लिन बुदबुदाया, ऐसी हालत में कोई भी बाहर नहीं जा सकता। रॉनी कार्टराइट इसी इमारत में है, बस हमें उसे ढूंढ निकालना है। ये कहते हुए स्लिन ने फिर से लाइब्रेरी रूम में प्रवेश किया। तीनों ने इकट्ठे ही पूछा, क्या हुआ? स्लिन ने जवाब दिया, आप सब ठीक कह रहे हैं, रॉनी बड़े ही नाटकीय ढंग से गायब हो गया है। उसका हैट और कोट हॉल में है, उसके पन्ने टेबल पर बिखरे पड़े हैं और आपका फोन डेड है। स्लिन ने कहा, मेरा सुझाव है आप सभी इस फ्लैट और छत का चप्पा चप्पा एक बार फिर से छान मारें। इस बीच मैं नीचे बिल्डिंग के चौकीदार से मिलकर आता हूँ। अगर इसके बाद जरूरत पड़ी तो मैं राजकुमारी से भी मिलने जाऊंगा। बिल्डिंग के चौकीदार से मिलकर स्लिन को अंदाजा हो गया कि उसके बयान पर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वह एक लंबा घुंघराले बालों वाला फौज का पूर्व सार्जेंट था। बहादुरी के लिए कई तमगे जीत चुके सार्जेंट ने स्लिन को दृढ़ता से और 2 टूक शब्दों में बता दिया कि गत 3 घंटों में इमारत से न तो कोई निकला है न ही आया है, सिवाय खुद जैस्पर स्लिन के। लिफ्टमैन ने भी बता दिया कि वह आखिरी 3 उन्हीं व्यक्तियों को करीब 3 घंटे पहले ऊपर ले गया था, जो व्यक्ति लॉर्ड मिकिंघम की पार्टी में गए थे और जिनमें से एक इस वक्त लापता है। उसके बाद वह सिवाय जैस्पर स्लेन को ऊपर पहुंचाने के अलावा न तो किसी को नीचे लाया है न ऊपर ले गया है। हाँ, उसने लॉर्ड मिकिंघम को जब वह सार्जेंट से पूछताछ के लिए नीचे आए थे अकेले ही नीचे लाया था और उन्हें ही ऊपर भी ले गया था। बिल्डिंग के चौकीदार के साथ स्लेन ने भूतल और प्रथम तल पर बनी दुकानों और ऑफिसों का बारीकी से मुआयना किया। उसे हर एक दरवाजा बंद मिला। कहीं से न तो रोशनी की कोई झलक थी, न ही किसी तरह की आवाज या आहट उसे सुनाई पड़ी। उसने एक एक दरवाजे पर लगे ताले को भी खींच खींच कर देखा, लेकिन सब बंद थे। उसने सार्जेंट से पूछा, दुकानों और ऑफिसों के लोग कैसे हैं? क्या सभी आदरणीय व्यक्ति हैं या किसी की कभी कोई शिकायत वगैरह भी मिली है? सार्जेंट ने जवाब दिया, अगर ये व्यक्ति अच्छे न होते तो यहाँ दुकान या ऑफिस पा ही नहीं सकते थे। ये वकील हावल का ऑफिस है। मैंने उन्हें आज शाम को जल्दी ही जाते देखा
उनके ऑफिस में कार्यरत तीनों क्लर्क भी 6 बजे तक जा चुके थे। एक ऑफिस अमेरिकी फिल्म एजेंट सिम्पसन का है, वह यहाँ 3 साल से है। वह और उनकी लेडी टाइपिस्ट भी यहाँ से 7 बजे इकट्ठे ही निकले थे। इनके अलावा एक और वकील साइलस और अन्य कुछ लोगों का भी ऑफिस यहाँ है, लेकिन आज तक किसी की कोई शिकायत नहीं आई है। इसका मतलब है ये हुआ कि इस बिल्डिंग में इस समय सिर्फ 2 ही फ्लैट खुले हुए हैं। एक लॉर्ड मिकिंघम का है, दूसरा राजकुमारी मेडजिवल का है। स्लेन बुदबुदाया। इसका मतलब है ये हुआ कि इस बिल्डिंग में इस समय सिर्फ 2 ही फ्लैट खुले हुए हैं। एक लॉर्ड मिकिंघम का है, दूसरा राजकुमारी मेडजिवल का। स्लेन बुदबुदाया। फिर उसने चौकीदार से कहा कि वह राजकुमारी के बारे में बताए। चौकीदार ने कहा, श्रीमान जी, वह एक विधवा हैं। ये बताते हुए उसके स्वर में आदर का भाव आ गया। उसने कहा, वह रूस के किसी राजघराने से संबंधित महिला हैं। वह बाहर कम ही निकलती हैं। हाँ, उनसे मिलने के लिए काफ़ी लोग अक्सर ही आते रहते हैं। उनके परिवार में उनकी निजी सचिव, जो कि एक युवती हैं, के अलावा 3 पुरुष नौकर भी हैं। खास बात यह है कि वह आम रूसी लोगों की तरह गरीब नहीं है। वह अक्सर अपने दोस्तों को पार्टी देती हैं, जिसमें महंगी शराब सर्व की जाती है। अच्छे रेस्तरां से मंगाया गया खाना परसा जाता है। उनके पास 2 कारें हैं और शहर के अच्छे दर्जी उनके यहाँ आकर उनके कपड़ों का नाप लेते हैं। बातें करते हुए वे सार्जेंट के कमरे में आ गए थे। स्लेन ने 1 पाउंड का नोट उसके हाथ में सरकाते हुए कहा, शुक्रिया बहुत बहुत। तुम्हारी बातों से मैं किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी तो ज़रूर मिली। लेकिन सर, मैंने तो कुछ सवालों के ही जवाब दिए थे, उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, स्लेन ने कहा। अगर तुम्हें ये ज़्यादा लगते हैं तो एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दो और हिसाब बराबर समझ लो। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि तुम्हारे फ़ोन के तार किसने काटे हैं? ये सुनकर सार्जेंट तेजी से पीछे घूमा और टेलीफोन के कटे तार देखकर उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने हकलाते हुए कहा, मैं कसम खाता हूं श्रीमान जी, अभी तक तो ये एकदम ठीक था। स्लेन ने कहा, हाँ, 8:45 बजे लॉर्ड मिकिंघम ने मुझे इसी फोन से फोन किया था। उसके बाद कौन इस कमरे में आ सकता है, जरा याद करो। हैरत से फटी आंखों से कटे तार को देखता हुआ सार्जेंट बोला, कोई नहीं आया या गया है श्रीमान। यहाँ सिर्फ मैं हूँ या फिर लिफ्टमैन विलियम आया था। इसके अलावा राजकुमारी की एक नौकरानी जरूर बाहर निकली थी, दोनों कुत्तों को घुमाने के लिए, लेकिन ये उसका रोज का कार्यक्रम है। उनका एक नौकर नीचे सिगरेट पीने भी आया था। सिगरेट पीने के बाद वह नौकरानी का इंतजार करता रहा। इसके अलावा मुझे याद नहीं आता कि यहाँ कोई आया या गया। स्लेन ने कहा, चलो छोड़ो इसे। इसका मतलब ये हुआ कि फोन किसने काटा, इसका किसी को पता नहीं। ये तो किस्से का एक रहस्यमय हिस्सा हो गया, लेकिन तुम एक समझदार व्यक्ति लगते हो। जरा अंदाजा लगाओ, रॉनी कहाँ गायब हो सकता है? सार्जेंट ने जवाब दिया, हो सकता है वह किसी खुली खिड़की से नीचे कूद गए हों। हालांकि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसका कारण क्या हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसके अलावा उनके गायब होने का दूसरा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। या ये भी हो सकता है कि वह राजकुमारी के दोस्त हों, उनका फोन सुनकर वह वहां पहुंचे हों और वहां अचानक बीमार पड़ गए हों। स्लेन ने सहमति में सिर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो। वैसे अभी तुम यहीं रहोगे ना? जी हाँ, जब तक कि आप नहीं जाते तब तक मैं यहीं रहूंगा, जवाब मिला। स्लेन फिर से तीसरी मंजिल पर पहुंच गया।
लेकिन इससे पहले वह सार्जेंट को ताकीद कर गया था कि वह किसी के भी आने जाने की उसे फौरन इत्तला दे। तीसरी मंजिल के फ्लैट में लॉर्ड मिकिंघम और उनके दोनों मित्र बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमने फ्लैट और छत का चप्पा चप्पा छान मारा है, पीछे गली में भी टॉर्च जलाकर झांक लिया है, टॉमसन गैराज तक देख आया है, लेकिन रॉनी का कहीं अता पता नहीं है। क्या तुम्हें कुछ पता चला है? बिल्कुल नहीं, स्लीन ने जवाब दिया। अब मैं राजकुमारी के फ्लैट में जाऊंगा। वह फ्लैट ही हमारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन इसके पहले एक ड्रिंक लूंगा। आखिर 11 बजे रात किसी महिला के फ्लैट में जाने से पहले दिमाग कुछ तरोताज़ा तो रहना चाहिए। फिर आज ठंड भी काफ़ी है। टॉमसन तुरंत ही स्लेन को सोडा और विस्की सर्व कर गया, जिसे लेकर स्लेन आराम कुर्सी पर निढाल हो गया। सिप लेते हुए उसने पूछा, रॉनी किसी तरह की मुसीबत में तो नहीं था? उसने इस तरह की कोई बात तो कभी नहीं की? मिकिंघम ने दृढ़ता से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उसकी नौकरी भी ठीक ठाक चल रही है और किसी किस्म की दिक्कत उसे नहीं है। पारिवारिक जीवन में भी उसे कोई दिक्कत नहीं है। वह और उसकी प्यारी बीवी दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। स्लीन ने एक और पैग लेते हुए कहा, इसका मतलब अब हमारी आखिरी मंजिल इससे नीचे वाला फ्लैट है। उसने पैग खत्म किया और ये सोचता हुआ कि यहीं उसका मामला हल होगा, राजकुमारी के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच गया। बढ़िया मेहगनी की लकड़ी से बने कलात्मक दरवाजे पर लगी बेल को दबाने से पहले वह एक क्षण हिचकिचाया, लेकिन फिर फौरन ही उसने स्विच दबा दिया। एक हल्की सुमधुर घंटी की आवाज उसके कानों में डोल गई। तुरंत ही अच्छी वर्दी में सजा एक नौकर दरवाजे पर हाजिर हुआ। इस वक्त किसी अजनबी को देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य था। क्या राजकुमारी जी घर पर हैं? स्लिन ने आदर से पूछा। इस सवाल पर नौकर को और भी आश्चर्य हुआ। उसने जवाब दिया, हर हाइनेस घर पर ही हैं, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के वह किसी से नहीं मिलती हैं। क्या आपने उनसे मिलने का समय लिया हुआ है? स्लिन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने तो समय नहीं लिया है, लेकिन मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। पूछ कर आओ कि क्या वह मुझे चंद मिनट देंगी। ये कहते हुए स्लिन ने अपना कार्ड नौकर को दे दिया, जिसे लेकर वह अंदर चला गया। स्लिन के कानों में एक महिला का स्वर पड़ा, जिसमें हैरानी भरी हुई थी, लेकिन नौकर चंद मिनटों में ही लौट आया। उसने कहा, इधर से आ जाइए श्रीमान जी। नौकर के पीछे पीछे स्लीन एक भव्य ढंग से सजे कमरे में पहुंच गया। कमरे में महंगे पर्दे लगे हुए थे, आलीशान सोफे पड़े थे और ज़रूरत से ज़्यादा गर्म कमरे में कमरे की भव्यता से मेल खाती हुई एक भव्य महिला बैठी हुई थीं। उनके कुछ काले कुछ सफ़ेद बाल माथे पर बिखरे हुए थे। गोरे रंग की राजकुमारी ने काले रंग के सादे लेकिन महंगे कपड़े पहने हुए थे और उनके गले, कान, हाथ में बेहद खूबसूरत गहने पड़े हुए थे। उनकी कुर्सी के पास ही एक दूसरी कुर्सी पर काले ही रंग की पोशाक में एक अन्य युवती बैठी हुई थी। वह इनकी सेक्रेटरी थी। मध्यम बल्ब पूरे वातावरण को रहस्यमयता के साथ साथ एक गरिमा भी प्रदान कर रहा था। उनकी सेक्रेटरी के हाथ में एक किताब थी, जो वह शायद राजकुमारी को पढ़कर सुना रही थी। दोनों की उत्सुकता भरी सवालिया निगाहें जैस्पर स्लेन पर चस्पा थीं। राजकुमारी ने बिना कुछ बोले हाथ के इशारे से उसे पास ही रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अपने पीछे दरवाज़ा बंद होते ही स्लेन ने अनुनय भरे स्वर में कहा, माफ़ कीजिएगा राजकुमारी जी, इस वक्त आपको डिस्टर्ब करने का मुझे बहुत अफसोस है। मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहते हुए
जल्द से जल्द आपको सब कुछ बताना और कुछ पूछने की इजाज़त चाहता हूँ। विदेशी व्यक्ति के लहजे में लेकिन बेहद मीठी आवाज़ में मुस्कुराते हुए राजकुमारी मैक्जिवल ने कहा, आप आराम से बैठिए और ये मत समझिए कि आपने हमें डिस्टर्ब किया है। ये मेरी सेक्रेटरी है और मेरा ख्याल है इसके यहाँ रहने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। स्लीन ने रॉनी कार्टराइट के गायब हो जाने का पूरा किस्सा बयान कर दिया, जिसे सुनकर राजकुमारी ने आश्चर्य से सिर हिलाते हुए कहा, बड़ी रहस्यमय बात है, बेहद हैरत अंगेज। स्लीन ने कहा, वाकई चक्कर में डाल देने वाली घटना है ये कहते हुए उसने कुछ सूजे मुंह वाली सेक्रेटरी की तरफ देखा, जो स्लीन की बातें सुन तो रही थी लेकिन इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। स्लीन ने कहा, कार्टराइट इस इमारत से बाहर नहीं गया है, लेकिन ताज्जुब है कि वह है कहाँ। हमने आपके फ्लैट वाले हिस्से को छोड़कर इस इमारत की एक एक इंच जगह को छान मारा है। नीचे की दुकानों ऑफिसों का भी चप्पा चप्पा देख लिया है। राजकुमारी जी, अब सिर्फ आपका ही फ्लैट बचता है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपने किसी नौकर के साथ हमें इस फ्लैट की तलाशी भी लेने की इजाज़त दें। राजकुमारी के माथे पर आश्चर्य से भवें पड़ गईं, लेकिन तुरंत ही उनके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। उन्होंने कहा, पर श्रीमान जैस्पर, मुझे तो ये अविश्वसनीय लग रहा है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज शाम कोई भी सज्जन मेरे घर में नहीं आया है। मैं इसलिए इतने यकीन के साथ कह रही हूँ कि मैं आज शाम 1 मिनट के लिए भी घर से नहीं निकली हूँ। और ये भी है कि मैं अपने घनिष्ठ मित्रों के अलावा किसी से भी घर पर नहीं मिलती। और वे सज्जन कौन हैं? श्रीमान कार्टराइट, जिन्हें मैं जानती तक नहीं। उनके लिए आपने कैसे कल्पना कर ली कि वह मेरे फ्लैट में हो सकते हैं? राजकुमारी जी, स्लीन ने कहा, जिस तरह से ये बात आपको आश्चर्यजनक लग रही है, उसी तरह से हमें इस बात पर यकीन नहीं है। लेकिन कृपया आप हमारी बात भी समझने की कोशिश करें। ये तो नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति हवा में घुलकर गायब हो जाए। हमने ये पूरी इमारत छान मारी है। बस अब हमारा सुझाव है कि इमारत का ये हिस्सा भी देखा जाए जहां आप रहती हैं। राजकुमारी ने एक बार फिर से जैस्पर का कार्ड देखा और कहा, सर जैस्पर, मुझे लगता है कि मैंने आपका नाम सुना है। हालांकि मेरे परिचितों की संख्या सीमित है, फिर भी आपका नाम जाना पहचाना लग रहा है। आप शायद लिखते हैं? स्लीन ने जवाब दिया, ज्यादा नहीं, अपराध के विभिन्न पहलुओं पर कुछ लेख जरूर लिखे हैं। मैं काउंटेस मोंटानेजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि वह आपकी बहुत अच्छी मित्र हैं। ये सुनकर राजकुमारी मैक्जिवल ने कहा, ओल्गा, हाँ, वह मेरी अच्छी मित्र है। ठीक है जैस्पर महाशय, आप अपनी कीजिए। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी एना से कहा, एना, घंटी बजाकर ग्रवलिंग को बुलाओ और सर जैस्पर के साथ लगा दो। स्लीन ने उठते हुए आदर के साथ राजकुमारी का हाथ थपथपाया और बोला, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ और लॉर्ड मिकिंघम भी आपके एहसान को याद रखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम ये तलाशी अभियान कम से कम समय में आपको बिना कोई तकलीफ पहुँचाए पूरा कर लेंगे। जवाब में राजकुमारी मुस्कुरा उठी और बोली, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे इस छोटे से फ्लैट में आपको अपनी दिलचस्पी की चीज़ें कम ही मिलेंगी। आप पूरी तरह तलाशी ले लें और जाने से पहले मुझसे मिलकर ज़रूर जाएं। ग्रवलिंग फौरन ही वहां हाजिर हो गया। ये वह नौकर नहीं था जिसने स्लीन के लिए दरवाज़ा खोला था, लेकिन जर्मन या रूसी मूल का ये नौकर सिखाया पढ़ाया और वफादार नौकर था।
राजकुमारी ने ग्रवलिंग को सब समझा दिया कि उसे क्या करना है, लेकिन उसके पत्थर की तरह के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने सिर झुकाकर स्लेन से कहा, मेरे पीछे आइए श्रीमान। ग्रवलिंग की चुभती निगाहों के साए में जैस्पर स्लेन ने फ्लैट की तलाशी शुरू की। राजकुमारी का सोने का कमरा और श्रृंगार कक्ष उनके स्तर और सुरुचि के अनुरूप भव्य ढंग से सजे हुए थे। इन दोनों ही कमरों में शानदार पलंग, पुरानी कलाकृतियां, चित्र, मूर्तियां आदि सजे हुए थे। इन्हें देखकर निश्चित तौर पर कहा जा सकता था कि यहाँ अरसे से किसी पुरुष का प्रवेश नहीं हुआ है। उनकी सेक्रेटरी एना का कमरा भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक नौकरानी या उसके स्तर की नौकर का हो सकता है। उसके कमरे में लोहे का एक सादा सा पलंग पड़ा था, जिस पर उतना ही साधारण बिस्तर बिछा हुआ था, लेकिन उसके कमरे में एक होल्डॉल में बंद नया बिस्तरा भी था और कुछ महंगी कलाकृतियां भी थीं, जिनके वहां होने पर स्लेन को आश्चर्य तो जरूर हुआ, पर वह कुछ बोला नहीं। नौकर ग्रवलिंग उसे एक एक दराज तक खोलकर दिखा रहा था। तलाशी पूरी होने के बाद वह बड़े अदब से बोला, सर, मैं आपको यहाँ की एक एक इंच जगह दिखा चुका हूँ, अब कुछ भी नहीं बाकी बचा है। उसके हाथ में 1 पाउंड का नोट दबाता हुआ स्लेन बोला, माफ करना, मैंने तुम सबको परेशान किया। नोट को जेब में सरकाते हुए ग्रवलिंग ने उसे कमरे का दरवाजा खोल दिया जहां राजकुमारी मौजूद थीं। स्लेन को देखकर उन्होंने हंसते हुए पूछा, आपको आपके दोस्त नहीं मिले? आप उम्मीद कर रहे थे कि मैंने उन्हें अपने यहाँ किसी दराज या पलंग में छुपा रखा है। चेहरे पर खेद का भाव लाते हुए स्लेन ने इन सारी तकलीफों के लिए राजकुमारी से माफी मांगी और कहा, मेरे दोस्त कार्टराइट के नसीब इतने अच्छे कहाँ कि वह आपकी संगत पा सके। मैं एक बार फिर से आपसे माफी चाहते हुए जाने की इजाजत चाहूंगा। राजकुमारी ने अपना हाथ ऊपर किया, जिसे बड़े आदर के साथ स्लेन ने चूम लिया। उन्होंने जाते हुए स्लेन से कहा, जैस्पर महाशय, फिर कभी जरूर आइएगा। कम से कम आपके दोस्त के साथ क्या हुआ ये बताने तो जरूर ही आइएगा। स्लेन ने जवाब दिया, आपको इतनी तकलीफ देने के बाद यह तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको इसके बारे में बताने फिर आऊं। उसके गुड नाइट का जवाब भी उन्होंने शालीनता से दिया, लेकिन सेक्रेटरी का चेहरा भावविहीन ही था। वह फ्लैट से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा रहा था। वह थका हुआ जरूर था, लेकिन उसने खुद को इससे पहले कभी इतना हताश नहीं पाया था। वह सोच रहा था कि मेरा अंतर्मन जो महसूस करता है वह सही होता है, लेकिन आज मेरे अंतर्मन ने भी मुझे छल लिया। हालांकि अब भी उसकी छठी इंद्रिय ये बार बार कह रही थी कि कार्टराइट यहीं कहीं है, पर कहाँ और किस हाल में। तलाशी के बाद उसका एक मन कह रहा था कि कार्टराइट यहाँ नहीं है, जबकि दूसरा मन महसूस कर रहा था कि वह यहीं है। इन्हीं उलझनों से भरा वह बोझिल कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे लगा कि उसका कलेजा मुंह में आ गया हो। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। सामने मेहगनी की लकड़ी से बने मेज पर एक कांसे का गुलदस्ता रखा हुआ था। इसमें लिली के ढेर से फूल लगे थे। गुलदस्ते और फूल की छाया के कारण गुलदस्ते के चारों ओर टेबल पर क्या रखा है नजर नहीं आ रहा था। कमरे में चूंकि ज्यादा जरूरत नहीं थी, इसलिए रोशनी कम थी, लेकिन रोशनी की उस लुका छिपी के बीच भी गुलदस्ते के साए में पड़ी एक चीज पर जैस्पर स्लेन की नजर पड़ ही गई। ये एक मोड़ा तोड़ा ताश का पत्ता था।
इसे देखते ही उस नीम अंधेरे रोशन कमरे में भी स्लीन को लगा जैसे बिजली कौंधी है। वह अपनी पीठ पर राजकुमारी और उनकी सेक्रेटरी की चुभती आंखें महसूस कर रहा था। इन चुभती आंखों के बीच वह टेबल के पास कैसे रुकता? लेकिन वह भी होशियार था। वह गुलदस्ते के पास खड़ा हुआ, दोनों हाथ गुलदस्ते के अगल बगल में रखकर वह फूल सूंघने को झुका और किसी को पता नहीं चल सका कि उसने टेबल से एक चीज उठा ली है। नौकर उसके आगे दरवाजा खोलकर अदब से खड़ा था। स्लेन पीछे मुड़ा। उसने अदब से एक बार फिर राजकुमारी को सलाम किया और बाहर निकल गया। वह देख चुका था कि उनकी सेक्रेटरी, जो उसे अपलक घूर रही थी, फिर से किताब पढ़ने की तैयारी शुरू कर रही थी। जैस्पर स्लेन एक बार फिर से लॉर्ड मिकिंघम के लाइब्रेरी रूम में था। तीनों उसकी बेहद बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। जैस्पर स्लेन को देखते ही तीनों ने पूछा, क्या हुआ? मुझे अभी कुछ नहीं पता और न ही मैं इस मामले पर अभी कुछ कह सकता हूँ। मुझे ज़रा सोचने दो और आप सब इस बीच अपने अपने पत्ते गिनिए। इस अजीब अनुरोध पर सभी हैरत में पड़ गए, लेकिन टेबल पर पड़े अपने अपने पत्ते उन्होंने गिने और बताया कि वे 13 हैं। स्लेन ने रॉनी कार्टराइट के पत्ते, जो वह फोन की टेबल से उठा लाया था, उन्हें दिखाए। वे 12 ही थे। अपनी जेब से मुड़ा तोड़ा पत्ता निकालते हुए उसने कहा, ये रहा 13वां पत्ता। ये मुड़ा तोड़ा पत्ता उसी गड्डी का था जिस गड्डी के बाकी 51 पत्ते थे। स्लेन को घूरते हुए वे तीनों बोले, तुम ये क्या कह रहे हो? इसका क्या मतलब है? स्लेन ने जवाब दिया, जब रॉनी कार्टराइट को फोन सुनने के लिए बुलाया गया था, तब वह अपने हिस्से के 13 पत्ते हाथ ही में ले गया था। 12 पत्ते तो वहीं फोन की बगल में पड़े थे, लेकिन ये 13वां पत्ता उसके हाथ में ही फंसा रह गया था जब उसे जबरदस्ती राजकुमारी के फ्लैट में ले जाया गया था। ये सुनते ही तीनों व्यक्ति भौंचक रह गए। मुंह फाड़े वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कार्टराइट को नीचे के फ्लैट में जबरदस्ती क्यों ले जाया गया है। मिकिंघम ने कहा, वह हमें बताए बिना ही राजकुमारी के फ्लैट में क्यों गया और वापस नहीं लौट रहा है? गोरिंग ब्रेट ने जोड़ा। मार्टिन फिप्स ने पूछा, तो क्या वह अब भी वहीं है? स्लेन ने कहा, अगर वह हवा में घुल न गया हो या उसके कई टुकड़े करके इधर उधर नहीं कर दिया गया हो तो वह फ्लैट में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वह अब फ्लैट में नहीं है, लेकिन है आसपास ही। बस ये देखना है कि वह है कहाँ। जब मैं राजकुमारी के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरी बातों पर आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन अपने एक नौकर के साथ मुझे फ्लैट की तलाशी की इजाज़त दे दी। उनके फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारने के बाद मुझे कार्टराइट कहीं नज़र नहीं आया। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि वह कार्टराइट को नहीं जानती। मैं भी निराश होकर लौट रहा था, लेकिन मेरी छठी इंद्रिय बार बार कुछ चेतावनी दे रही थी। लौटते वक्त मुझे टेबल पर एक मुड़ा तुड़ा पत्ता नजर आया, जिसे चुपके से मैं उठा लाया। ये वही पत्ता है जो कार्टराइट के पास था। मिकिंघम ने अपने हाथों में अपना सिर दबा लिया। वह बोला, स्लेन, तुम जो कह रहे हो हमें समझ नहीं आ रहा। गोरिंग ब्रेट बोला, कहीं कार्टराइट खिड़की से तो नहीं कूद गया, लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है? स्लेन बोला, इस तरह की कोई संभावना नहीं है। वह 60 फुट ऊपर से कूदने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमारा अगला पड़ाव नीचे गली ही है। मिकिंघम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसा करने के पीछे कोई निश्चित थियरी है? ये कहते कहते
वे लिफ्ट के पास पहुंच चुके थे। स्लीन ने जवाब दिया, बस एक अंदाजा है। लिफ्टमैन ने पूछा, कुछ खबर मिली सर? अभी नहीं। और वे सभी लिफ्ट में घुस गए। नीचे पहुंचते ही सार्जेंट ने भी पूछा, कुछ खबर मिली? स्लीन ने कहा, अभी नहीं, पर हम कुछ करने जा रहे हैं, तुम अपनी जगह मत छोड़ना। वे बाहर गली में खड़े थे। बर्फ पड़नी कुछ कम जरूर हो गई थी, लेकिन अब भी ये एक भयावह रात थी। ठंड काफी पड़ रही थी। स्लीन ने नीचे से ऊपर की ओर देखा। भूतल पर हैनोवर मॉडल्स लिमिटेड के ऑफिस के काले शीशे चमक रहे थे। उसके ऊपर राजकुमारी के फ्लैट की खिड़कियों के शीशे चमक रहे थे। हालांकि उन पर पर्दे पड़े हुए थे, फिर भी उनमें से छनकर थोड़ी सी रोशनी बाहर आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि इस फ्लैट में अभी लोग सोए नहीं हैं। स्लेन की पूरी दिलचस्पी राजकुमारी के फ्लैट के ठीक नीचे वाले फ्लैट में थी। उसने सार्जेंट को बुलाया और राजकुमारी के फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट की ओर इशारा करके पूछा कि ये किसका फ्लैट है। उसने बताया कि ये पुरानी चीजों, खाल आदि का व्यापार करने वाले किन्हीं माइकल का है। माइकल किस तरह का आदमी है? स्लेन ने पूछा। सार्जेंट अब कुछ सोचने लगा, फिर बोला, शायद इनमें एक व्यक्ति विदेशी है, हट्टा कट्टा दाढ़ी वाला, और ड्रेस भी विदेशियों सा पहनता है, लेकिन उसके बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है और वह यहाँ 3 साल से है। उनके स्टाफ में 3 व्यक्ति हैं, 2 क्लर्क और एक टाइपिस्ट। स्लीन मुड़कर फिर से इमारत के मुख्य गेट पर आ गया। उसने सार्जेंट से कहा, ध्यान रखना, न कोई अंदर आए न अंदर से बाहर जाए। वह फिर से तीसरी मंजिल पर मिकिंघम के फ्लैट में पहुंच गया। मिकिंघम से उसने कहा, मुझे एक टॉर्च दो, और कोई हथियार है या नहीं, हो तो मुझे दो। मेरे पास एक रिवॉल्वर है। ये कहते हुए उसने रिवॉल्वर स्लीन को देते हुए पूछा, पर माजरा क्या है, तुम क्या करने जा रहे हो? स्लीन ने जवाब दिया, एक मौका ले रहा हूं, क्या पता सफल हो जाऊंगा, या हो सकता है हमारा कदम मूर्खतापूर्ण साबित हो जाए, लेकिन मौका लेने में क्या हर्ज है। वैसे मैं कुछ खास नहीं करने जा रहा हूं, बस माइकल के ऑफिस के बाहर खड़ा होकर ये अंदाजा लगाऊंगा कि अंदर कोई आहट या रोशनी तो नहीं है। रिवॉल्वर हाथ में पकड़े पकड़े स्लीन ने कहा, अगर आप लोग मेरे साथ चलना चाहें तो चलें या यहीं इंतजार करें। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो ऊपर फ्लैट में पड़े रहना चाहता। तीनों फौरन ही स्लेन के साथ चलने को उठ खड़े हुए। चारों खामोशी से नीचे की तरफ सरक लिए। साएं साएं करती ठंडी हवा के थपेड़ों को सहना मुश्किल लग रहा था। फिर भी वे प्रथम तल पर स्थित माइकल एंड सन के ऑफिस के दरवाजे पर बेहद खामोशी से पहुंच गए। वे सभी एकदम खामोश थे, इतने कि एक दूसरे की सांस तक सुनाई पड़ रही थी। स्लेन घुटनों के बल बैठ गया। उसने दरवाजे से कान लगा दिए, फिर वह फर्श पर लेट गया और कान लगाकर आहट लेने लगा। ये 4-5 मिनट उन्हें ऐसे लगे जैसे पता नहीं कि कितने घंटे बीत गए। उस भीषण ठंड में भी चारों को पसीना चुहचुहा गया था। स्लेन ने फुसफुसाकर कहा, चलो नीचे। उसकी आंखों में एक चमक थी। सार्जेंट नीचे अपनी सीट पर चाक चौबंद मौजूद था। लिफ्टमैन भी अपनी जगह पर मौजूद था। स्लेन ने कहा, सार्जेंट, ऊपर कुछ समस्या है। उसने पूछा, कहाँ श्रीमान जी? स्लेन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ये रिवॉल्वर संभालो, मैं एक फ़ोन करके आता हूँ। सार्जेंट ने कहा, मेरे पास अपनी बंदूक है श्रीमान जी, आप चिंता न करें, मैं किसी को न तो यहाँ आने दूंगा न जाने दूंगा।
ठीक है, मैं स्कॉटलैंड यार्ड फ़ोन करने जा रहा हूँ। वह बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ा ही रहा था कि अचानक लिफ्ट की घंटी बजने से सभी चौंक गए। स्लेन ने पूछा, रात के इस वक्त ऊपर से नीचे कौन आ सकता है? सार्जेंट ने कहा, पता नहीं। कुछ सेकंड में ही लिफ्ट नीचे आ गई। लिफ्ट में राजकुमारी मैकजिवल की सेक्रेटरी एना थी। उसने एक मोटा कोट पहन रखा था और छाता लगा रखा था। उसके साथ एक कुत्ता भी था। स्लेन ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, सॉरी मैडम, क्या आप समझती हैं कि अगर आप अपने कुत्ते को बाहर नहीं ले जाएंगी तो कोई आफत आ जाएगी? वह पहले भी बाहर घूमने जा चुका है या नहीं? एना ने तीखी आवाज में जवाब दिया, ये 100 बार बाहर जाएगा और मैं भी। हमें आपकी वजह से पहले ही देर हो चुकी है। उसने स्लेन को धकेल कर बाहर निकलना चाहा, लेकिन स्लेन ने मजबूती से उसका रास्ता रोक दिया। स्लेन ने कहा, कुत्ते की सहूलियत से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ एक व्यक्ति गायब हो गया है। जब वह मिल जाएगा तभी कोई यहाँ आ या जा सकेगा। ये सुनकर एना की आंखों में जहरीली चमक आ गई, लेकिन स्लेन ने उसे छोड़ा नहीं और सार्जेंट से कहा कि इसे रोके रखो। एना ने मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन सार्जेंट ने उसे पीछे धकेल दिया। सार्जेंट ने ऑफिस के बगल स्थित एक अन्य ऑफिस का बाहर वाला कमरा खोल दिया था। वहां से स्लेन ने यार्ड में फोन मिलाया। लाइन पर ऑपरेटर के आते ही उसने कहा, मैं सर जैस्पर स्लेन बोल रहा हूँ। क्या इंस्पेक्टर स्टिम्पसन हैं? क्या अभी डेप्टफोर्ड से आए हैं? उनसे कहिए कि यह बहुत ज़रूरी है। वह कनिंघम मैंशन में फौरन पहुंचे, बहुत ज़रूरी है। हो सके तो अपने साथ 4-5 आदमी लेते आएं। कहिए जितनी जल्दी हो सके वह यहाँ पहुंच जाएं। जब वह फ़ोन करके वापस लौटा तो देखा कि एना अब भी संघर्ष कर रही थी। स्लेन ने उससे कड़ाई से कहा, ये करके तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाओगी। वैसे जो भी था, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। कार्टराइट कहाँ है? उसने गुस्से में जवाब दिया, मुझे क्या पता कार्टराइट कहाँ है? स्लेन ने उसका मुंह अपनी ओर किया। उसकी आंखें किसी जंगली बिल्ली की तरह चमक रही थीं। तनाव से भरे करीब 45 मिनट बीतने के बाद कुछ कारें वहां पहुंची। स्टिम्पसन 4 कांस्टेबलों के साथ पहुंच चुका था। स्टिम्पसन ने घुसते ही स्लेन से कहा, माइकल एंड सन, हमें कुछ दिनों से इसकी शिकायतें मिल रही हैं। पहली मंजिल ना, तुमने बताया था। स्लेन ने सार्जेंट से कहा, उस कंपनी की दूसरी चाबी दे दो और अगर चाहो तो अब एना को जाने दो। पहली मंजिल पर पहुंचते ही इंस्पेक्टर ने कहा, अगर और लोग यहां से जाना चाहें तो चले जाएं, क्योंकि यहां गोली चल सकती है। लेकिन कोई वहां से हिलने को राजी नहीं था। इस बीच दूसरी चाबी से सार्जेंट ने दरवाज़ा खोल दिया और तुरंत ही स्विच बोर्ड पर लगे स्विच को ऑन कर दिया। बिजली जलते ही वहां पहुंचे लोगों ने खुद को एक शोरूम में पाया। इसमें कट ग्लास की कुछ बेहतरीन कलाकृतियां थीं। कुछ फर की खालें दीवारों से लटक रही थीं। कमरे की बिजली जलते ही ऑफिस के पीछे की तरफ से एक बिजली सी चमकी और फिर गायब हो गई। स्लेन ने कहा, स्टिम्पसन, 2 व्यक्तियों को पीछे की तरफ भेजो। पीछे की तरफ भी एक दरवाजा है जो पीछे के जीने की तरफ जाता है। वहां से ये भाग सकते हैं। ये सुनते ही स्टिम्पसन ने 2 व्यक्ति पीछे की ओर दौड़ा दिए। इसके बाद बाहर के कमरे से लगे कमरे का दरवाजा स्टिम्पसन ने दबाया। ये बंद था, लेकिन एक बार फिर से सार्जेंट काम आया। पता नहीं कहां से वह एक चाबियों का गुच्छा ले आया था। उसकी एक चाबी से ये दरवाजा भी खुल गया। इन लोगों ने सावधानी से कमरे में कदम रखा। कमरा खाली था, लेकिन कमरे में एक कुर्सी पर रस्सी से बुरी तरह बंधा रॉनी कार्टराइट बैठा था और छत से रस्सी की बुनी एक खूबसूरत सीढ़ी लटक रही थी।
इन सभी को देखते ही कार्टराइट बोला, इस रस्सी को फौरन काटो। कुछ ही क्षणों में कार्टराइट उस बंधन से आजाद कर दिया गया था। छूटते ही कार्टराइट बोला, राजकुमारी के किचन में एक गुप्त दरवाजा है, उनका बावर्ची मुझे वहां ले गया था। वह माइकल के साथ 1 मिनट हुए ऊपर गया है। जल्दी करो, नहीं तो सब पीछे के दरवाजे से भाग निकलेंगे। स्लेन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, चिंता मत करो, पीछे हमारे आदमी मुस्तैद हैं। मिकिंघम ने उससे पूछा, तुम्हें इस तरह से वहां जाने की क्या जरूरत थी? कार्टराइट ने इस पर खीसें निपोर दी और बोला, तुम्हें रूसियों के ऊपर रहने की क्या जरूरत थी? अगली शाम जैस्पर स्लेन एक कैबिनेट मंत्री के घर पर निमंत्रित था। मेजबान ने कहा, सर जैस्पर, कल रात आपने देश की जो सेवा की है उसके लिए आपसे कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं ये भी कहूँगा कि हमारे सभी आदमी गलत पटरी पर थे। हमें इस गिरोह के होने का तो पता था, लेकिन हम उससे राजकुमारी मैकजिवल को जोड़कर कभी नहीं देख सके। ऊपर से तो लग रहा था कि राजकुमारी अपने देश में हो रहे जुल्मों से बचकर यहाँ भाग आई हैं, लेकिन वास्तव में वह हफ्ते दर हफ्ते यहाँ से बहुमूल्य सूचनाएं भेज रही थीं। और आखिरी क्या सूचना उन्हें चाहिए थी, ये तुम्हें रॉनी कार्टराइट बताएगा। उसने बताया या नहीं? अभी पूरी तरह तो नहीं, स्लेन ने जवाब दिया। मंत्री महोदय ने कहना जारी रखा, आखिरी मामला क्या है कि लाखों पाउंड की कीमत के रूसी सोने से भरा एक समुद्री जहाज यहाँ पहुँचने वाला है। ब्रिटिश सरकार का उस सोने को लेकर क्या रुख है, ये जानने के लिए उनके राजदूत भी प्रयासरत हैं, लेकिन सरकार के फैसले का कार्टराइट सहित चंद लोगों को ही पता है। कार्टराइट को पकड़ने के लिए उन्होंने राजनयिक क्षेत्र में आजमाया गया कोड वर्ड इस्तेमाल किया। अब कार्टराइट ने बताया, उन्होंने मुझे मिकिंघम के फ्लैट में फ़ोन किया। फ़ोन पर कोड वर्ड अभी ज़रूरत है सुनते ही मैं संदेशवाहक से मिलने निचली मंजिल पर राजकुमारी के फ्लैट में पहुंच गया। उसके बाद मैंने खुद को राजकुमारी के फ्लैट के ठीक नीचे वाले फ्लैट के उस कमरे में पाया जहां से आपने मुझे छुड़ाया। उन्होंने मुझसे हाथापाई की और बांधकर किचन से नीचे पहुंचा दिया। किचन में फर्श पर बड़े बड़े कलात्मक पत्थर लगे हैं। एक पत्थर मैनहोल के ढक्कन की तरह उठ जाता है, लेकिन ऊपर से पता नहीं चलता। उसी से लटकी हुई सीढ़ी आपने देखी थी। उसने कहना जारी रखा, माइकल इनका एजेंट था और किचन के इसी गुप्त रास्ते के जरिए भी वे संपर्क रखते थे। वहां कमरे में 1 घंटे तक मुझ पर बंदूक ताने वे मुझसे पूछते रहे कि सरकार का क्या फैसला है। आप लोग जब पहुंचे उसके पहले बस वे कुछ और उपाय करने जा रहे थे। शायद उनका मुझे गोली मारने का इरादा था। स्लेन ने पूछा, राजकुमारी का क्या हुआ? मंत्री महोदय ने कहा, राजनैतिक हालातों के चलते उन्हें पकड़ा नहीं गया है, लेकिन वह आज सुबह ही दक्षिण फ्रांस चली गई हैं, यहाँ फिर न लौटने के लिए। उनके नौकर ग्रवलिंग सहित माइकल को भी देश निकाला दे दिया गया है। वैसे अफसोस है कि राजनयिक संबंधों पर असर न पड़े, इसलिए इस मामले को प्रकाशित नहीं होने दिया जाएगा और तुम्हें इस मामले को निपटाने के लिए प्रेस की शाबाशी नहीं मिल सकेगी। स्लेन मुस्कुराकर चुप हो गया, लेकिन रॉनी कार्टराइट ने पूछा, पर मैं वहां हूं, इसका आपको पता कैसे चला? तुम्हारे 13वें पत्ते से, स्लेन ने जवाब दिया। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ई फिलिप्स ओपेनहाइम की लिखी जासूसी कहानी 13वां पत्ता, और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।